गाइस, कल वाली क्लास में हमने मनी के बारे में चर्चा किया। हम थोड़े से मनी के फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी, देयर आर थियरीज ऑन मनी। पर उसके पहले थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स है जो हमें पहले भी थोड़ा बहुत इसका अंश आया हुआ रहता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं कि आखिरकार ये मनी सप्लाई कहाँ से होती है, मनी सप्लाई जो होती है वो किसके पास होती है, अच्छा किस फॉर्म में मनी सप्लाई होती है, क्या ये बिटकॉइन के फॉर्म में भी मनी सप्लाई हो सकती है क्या, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानते हैं कि आखिरकार ये मनी सप्लाई क्या है, किस तरीके से होती है। सो लेट्स टॉक ऑन दैट फर्स्ट, ठीक है। सो साहब, मनी सप्लाई कहता है, मनी सप्लाई का मतलब है टोटल क्वांटिटी या स्टॉक ऑफ मनी जो अवेलेबल है इकोनॉमी में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये पैसा देने के लिए उपलब्ध है। टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मनी। अब फॉर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या होता है साहब? क्या अलग अलग फॉर्म ऑफ मनी होता है? जी हां, बिल्कुल अलग अलग फॉर्म ऑफ मनी होता है। यहां पे क्या है, दो मेन कंपोनेंट्स मनी के बताए हुए हैं। एक वो पैसा होता है जो पब्लिक के पास होता है, और एक वो पैसा होता है जो बैंक के पास होता है। बैंक अपने पास रखती है, चुकाने के लिए रखती है, उसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। जो बैंक के पास होता है, कभी भी कोई इन्वेस्टर डिमांड कर दे उसको उसका पैसा चुकाना पड़ता है। तो अब जो पब्लिक के पास होता है वो कॉइन के रूप में होता है, करेंसी के रूप में होता है। तो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं मनी के। एक पब्लिक के पास वाला पैसा और एक बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट के रूप में रखा हुआ पैसा। अब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक के पास पैसा जो होता है उसको हाई पावर्ड मनी के नाम से जाना जाता है। अपन इसको नोट डाउन करके भी देखेंगे। उसको हाई पावर्ड मनी के नाम से जाना जाता है। इट्स अ हाई पावर्ड मनी। अब इसमें दो आते हैं, एक तो कॉइन्स और एक करेंसी नोट। कॉइन्स क्या होते हैं? तो इशूड बाय मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। जो मॉनिटरी अथॉरिटी है वो इशू करती है, और इसका जो वैल्यू होता है, फेस वैल्यू इज मोर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि भैया वो किस पदार्थ पे बना हुआ है, स्टील, पीतल, तांबा। वैल्यू उस तांबे की, उस स्टील की, उस पीतल की नहीं है। वैल्यू है उस पे क्या फिगर लिखा है, उसकी वैल्यू है साहब, राइट। कॉइन के लिए पेपर करेंसी का मोनोपोली अधिकार मात्र हमारी सेंट्रल बैंक के पास है, और सेंट्रल बैंक का मतलब होता है RBI। इसके पास अधिकार है जो वो पैसा इशू कर सकती है। सो ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है ये है बैंक का पैसा, बैंक मनी जो पेएबल ऑन डिमांड है, लोगों के पास डिपॉजिट के रूप में उपलब्ध है। These can be encashed any time। पैसा आप चेक दो, पैसा निकाल लो। बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स। बैंक इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देती, राइट साहब। ये एक प्रकार से करंट अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा होता है ना आपका, ये वैसा है साहब। इस पे पैसा नहीं मिलता है, वो FD करवाते हो तो पैसा मिलता है। तो ये डिमांड डिपॉजिट सही, तो जरूरत के हिसाब से देना पड़ता है। अब इन्होंने क्या है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई को, ये भी शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ होगा। से यस, M1, M2, M3, M4 कुछ पढ़ा हुआ है क्या? अरे बोलो तो सही यार। हाँ साहब, यही वो सिंपल वाली चीज है, सिंपल वाली चीज है। 4 अल्टरनेटिव्स है M1, हाँ बिल्कुल ये वही वाला चीज है। M2, M3 and M4। अब ये क्या बोलना चाहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। M1 में क्या आएगा, M2 में क्या आएगा, M3 में क्या आएगा, M4 में क्या आएगा। अब इसको समझने से पहले मैं इसके पहले फंडामेंटल्स की स्टडी करना चाहता हूं।
तो हमने अभी क्या देखा, सबसे पहले एक बार वो भी देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या क्या है, किसमें क्या क्या आता है, उसको भी देखते हैं। आइए, मनी सप्लाई, सबसे पहले इधर आ जाओ, मनी सप्लाई को लेकर सब एक बार नोट्स में आ जाओ, फटाफट अपने नोटबुक पे आओ। मनी सप्लाई से चीजों को चालू करेंगे। व्हाट इज मनी सप्लाई? व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई क्या होती है, मीनिंग क्या है उसका? तो मनी सप्लाई रिफर्स टू, आराम से लिखिएगा, कोई जल्दी नहीं अपने को। टोटल अमाउंट ऑफ मनी that is available in the economy at a particular point of time. Particular point of time. Available in economy. फिर आएंगे कंपोनेंट्स की बात, पार्ट्स ऑफ मनी सप्लाई। पार्ट्स ऑफ मनी सप्लाई बिल्कुल वही वाला हिस्सा है, बस मैं इसको आपको समराइज फॉर्म में लिखाने का कोशिश कर रहा हूं, नथिंग एल्स। इसमें कंपोनेंट्स में दो हिस्से हैं, एक तो है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और एक है नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक। यहां तक हो जाए तो एक बार डन करके मेरे को कंफर्म करो, ताकि चीजों को आगे लेके चलो। परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू। अब देखो साहब, इसमें आ गया करेंसी हेल्ड बाय बैंक में, ये क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। अब इसमें दो हैं, पब्लिक के पास जो है उसमें दो हैं, कॉइन और पेपर करेंसी। कॉइन एंड पेपर करेंसी। कॉइन क्या बोलता है, जो मॉनिटरी अथॉरिटी इशू करती है उसको कॉइन बोलते हैं, जबकि पेपर करेंसी मात्र आरबीआई इशू करती है। ये जो पैसा है जो बैंक के पास पड़ा है उसको बैंक मनी बोला जाता है, बैंक मनी बोला जाता है। पेएबल ऑन डिमांड है, पेएबल ऑन डिमांड है। पेएबल ऑन डिमांड है। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई।
कहना है डन हो जाए तो डन करो। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ओके, अब है ना इसमें क्या आएगा, मैं आपको पहले है ना M1 M2 M3 M4 जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले समझिएगा लिखिएगा मत, पहले समझिएगा लिखिएगा मत। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की जब भी आपसे बात हो रही है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो उसमें क्या है, मेजरली 4 है, M1 M2 M3 और M4। ठीक है, M1 क्या बोलता है, M1 में वो पैसा आता है जो पब्लिक के पास पड़ा है, करेंसी विद द पब्लिक M1 में है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, जो डिमांड डिपॉजिट जो पड़ा है वो भी है, प्लस आरबीआई के पास अगर कोई पैसा पड़ा है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, तो वो भी M1 में आएगा। अगर आपको याद हो तो M1 में 3 चीजें आती थी। सबसे पहला है करेंसी जो पब्लिक के पास पड़ी है, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास पड़ी है, और आरबीआई के पास कोई डिपॉजिट पड़ा हुआ है अदर देन दिस, तो वो भी आएगा। M2 में क्या आता है साहब, तो M2 बोलता है M1 तो पूरा का पूरा है, यानी ये तीनों के 3 है, ये प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। क्या आता है M2 के अंदर, सेविंग्स डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। M3 में क्या आ रहा है, M3 में पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, M1 तो है ही, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। इंडिया में यही वाला यूज होता है। टाइम डिपॉजिट मतलब जो हम एक लिमिटेड समय के लिए देते हैं, जैसे एफडी जो देते हैं हम लोग, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं, तो एफडी या जो भी चीजें हमारी हैं वो इसके अंदर आएगी, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक। तो बैंक के पास जो नेट टाइम डिपॉजिट हमारा पड़ा हुआ है वो, तो इंडिया में जो मोस्टली यूज होने वाला है, जो मोस्टली यूज होने वाला है वो यही है, M3 यूज होता है इंडिया में मेजरली M3 यूज होता है इंडिया के अंदर। और M4 क्या आता है, तो M4 में M1 तो पूरा का पूरा है, प्लस M2 में क्या था, सेविंग्स डिपॉजिट्स था, इधर क्या है, टोटल डिपॉजिट्स है। कोई भी पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स आ जाएंगे इसमें, पर कौन से, टोटल, सारे के सारे, तो टोटल डिपॉजिट्स है, जबकि M2 में सिर्फ सेविंग्स डिपॉजिट्स था। तो देख भाई वापस से M1 M2 M3 M4 मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है। M1 के अंदर, M1 सबसे हाईएस्ट लिक्विड वाला पैसा रहता है, जो आसानी से, हाईली लिक्विड का मतलब होता है विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी। मैं आपको इसके एक एग्जांपल लेके भी दिखा दूंगा, अभी खाली M1 M2 M3 M4 समझ लो आज वाले हिस्से में। M1 में क्या आएगा, वो पैसा जो पब्लिक के पास पड़ा है, करेंसी विद द पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, जो डीडी पड़ी हुई है, जिसको अपन शॉर्ट में डीडी बोलते थे, और आरबीआई के पास कोई बाहर से आया हुआ कोई डिपॉजिट्स हो तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। M2 में M1 पूरा है प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस है, M4 में M1 पूरा है प्लस टोटल डिपॉजिट्स है। M2 में तो खाली सेविंग्स डिपॉजिट डाली थी, यहां पे सब कुछ आ जाएगा, राइट, पोस्ट ऑफिस का। और M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, राइट, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, जो एफडी हम क्रिएट करते हैं, टाइम जिसमें टाइम लिमिट होता है, मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, वो M3 है,
जो इंडिया में सबसे अधिक यूज होता है, तो M3। हेलो एवरीवन, ये क्लियर हो रहा है क्या? देखो इधर, इसमें ये लोग क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई में, मनी सप्लाई के अंदर NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं आएगा और इंटर बैंक डिपॉजिट्स भी नहीं आएंगे। आपस में जो बैंक के आपस में पैसा ट्रांसफर कर रही है वो कोई रियल फ्लो ऑफ मनी थोड़ी है जो पब्लिक को अवेलेबल है। रियल फ्लो ऑफ मनी वही है जो पब्लिक के पास पहुंचता है। तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं आएगा, NSC नहीं आएगा मनी सप्लाई के अंदर। बाई चांस कैलकुलेशन में आएगा तो अपन माइनस करेंगे। सबसे कम लिक्विड होता है, राइट, जिसमें आसानी से कैश अवेलेबल नहीं होता, वो M4 है, जिसमें आसानी से नॉट इजीली कन्वर्टेड इन मनी। तो देखो साहब, M1, M2, M3, M4 एक बार फटाफट से बनाओ, और जो जो चीज नहीं समझ में आई प्लीज पूछो, जल्दी जल्दी जल्दी। NSC है बेटा, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। ये देखो सर, NSC क्या होती है? तो देखो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक बॉन्ड जैसा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, और ये क्या होता है कि एज एन इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ है। पैसा गवर्नमेंट के पास रहता है, उस पर ब्याज मिलता रहता है जो लोग उसमें पैसे डालते हैं, राइट। तो ये मनी सप्लाई में नहीं आता क्योंकि ये रोटेट ही नहीं हो सकता साहब। ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स रहता है, आपको कुछ समय के बाद जाके मिलता है, इसलिए मनी सप्लाई में इसको काउंट नहीं करते। अदर डिपॉजिट्स का कोई एग्जांपल? अरे अदर डिपॉजिट्स में क्या होता है, जैसे कोई इंटरनेशनल किसी फंड ने या किसी ट्रस्ट ने RBI में दान कर दिया, राइट, या डिपॉजिट जमा करा दिए, सब हम RBI के पास जमा कराना चाहते हैं, कोई ट्रस्ट जमा करा दे, कोई इंटरनेशनल, कोई भी मतलब बड़ी बड़ी फर्म है, ये लोग RBI में पैसे जमा कराती है। हम जैसे लोग तो क्या जमा कराएंगे साहब? कोई बोले यार नहीं, मेरे को इंडिया के लिए कुछ करना है, मैं डिपॉजिट्स देना चाहता हूं, मुझे क्या मिलेगा? तो वो कोई डिपॉजिट जो उनके पास पड़े हुए हो, कंट्रियां जमा कराती है। कई कंट्रीज होती है जो जिनको इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो अब क्या होता है कि वो लोग इंसान को जमा नहीं कराते, वो लोग देश को जमा कराते हैं। तो जैसे चाइना है, चाइना ने अपना बहुत सारा पैसा अमेरिका को जमा करा के रखा हुआ है। फैक्ट ऑफ लाइफ, अमेरिका के पास वो पैसा पड़ा हुआ है। तो वो अदर डिपॉजिट्स, RBI के पास और कोई डिपॉजिट्स आया हुआ हो पैसे का, वो डिपॉजिट्स आएगा अदर डिपॉजिट्स में। यस, जल्दी जल्दी उतारो भाई। NSC का फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसको देखेंगे, अभी मैंने इसका कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कुछ नहीं बताया, वो बाद वाली क्लास में। पहले इसको नोट डाउन कर लो, समझ लो पहले। कोई जल्दी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखने का है अपने को। छोटू सिलेबस है अपना। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट नहीं होता। सेविंग डिपॉजिट कुछ समय के लिए पोस्ट ऑफिस में होता है, ये बैंक वाला नहीं है सेविंग डिपॉजिट। सर सर अगर कोई मनी अगर घर में हो तो वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा क्या? करेंसी विद द पब्लिक, घर में हो मतलब ऑन रिकॉर्ड्स पब्लिक के पास है ना, होगा ना काउंट। आपके घर में पड़ा है पर है तो मनी सप्लाई के अंदर ही ना, आप कभी भी उसको यूज तो कर ही सकते हो। पोस्ट ऑफिस में क्या टोटल डिपॉजिट नहीं? अरे पोस्ट ऑफिस में खाली एक ही पैसा आता है। अरे ये तो सेविंग डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस में तो कितने डिपॉजिट जमा होते हैं, जरा पूछ के। PPF भी पोस्ट ऑफिस में आता है, सुकन्या भी पोस्ट ऑफिस में आता है। पोस्ट ऑफिस की लगभग 15-20 स्कीमें होंगी जिसमें पैसा जमा होता है, वो सब आएगा उसके अंदर। M2 में तो खाली सेविंग्स डिपॉजिट है। नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी के आगे क्या लिखा है? लीस्ट लिक्विड। लीस्ट लिक्विड, लीस्ट लिक्विड मतलब
ये M4 वाला पैसा आसानी से मनी में कन्वर्ट नहीं होता। M4 जो मेजर है, इसके अंदर जो पैसा होता है वो आसानी से कन्वर्ट नहीं होता। जैसे इसमें क्या है, पोस्ट ऑफिस का पैसा डाल रखा है। अब साहब उसमें तो एक टाइम लिमिट होती है साहब, मतलब अगर आप बोल भी दो तो भी पैसा नहीं अवेलेबल होगा। ये एक फिक्स टाइम डिपॉजिट के लिए चला गया। जैसे सुकन्या का बताता हूं, सुकन्या फीमेल्स के लिए 14 बरस तक पैसे जमा कराने का है। तो भैया अब आपको 14 बरस से पहले नहीं मिलेगा पैसा, और 14 बरस तक जमा कराने का है, उसके बाद उसके 18 होने के बाद मिलता है पैसा। तो आप चाहोगे तो भी आसानी से मनी में कन्वर्ट नहीं होगा ये पैसा। तो लीस्ट लिक्विड रहते हैं क्योंकि इसमें सारे डिपॉजिट्स आ गए। सेविंग्स डिपॉजिट M2 में सिर्फ सेविंग्स डिपॉजिट्स था, और M4 में तो टोटल डिपॉजिट आ गए, पोस्ट ऑफिस के जितने भी सारे होते हैं वो। मनी सप्लाई के मेजर्स में दो चीजें नहीं आएंगी, बस याद रखना आपके कैलकुलेशन के लिए जो भी क्वेश्चंस आएंगे कभी भी, कि भैया एक तो NSC काउंट नहीं होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और इंटर बैंक डिपॉजिट्स, ये दो चीजें इसमें शामिल 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 नहीं होंगी। सर सिर्फ पोस्ट ऑफिस के ही अकाउंटेड होते हैं बैंक के, क्यों नहीं जैसे FD? अरे टाइम डिपॉजिट आया ना M3 में यार। अच्छा देवशी जी, टाइम डिपॉजिट है ना, ये रहे FD, ये रहा ना FD आपका, आप FD डाल दो ना, ये रहा टाइम डिपॉजिट आ गए ना, ये रहा बैंक वाला। M3 में आया ना ये, ऐसे कैसे नहीं आया? समझ रहे कि नहीं टाइगर्स? से यस, परफेक्ट, सुपर सुपर सुपर। इसको पूरा नोट डाउन कर लो, पूरा का पूरा नोट डाउन कर लो इसको। तो ये होता है यहां पे समाप्त।